ट्राई करना तुम उनका आंसर देना। चल दोबारा बोल देते, ये लो आज कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना उनका आंसर देने का, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑन लुइस कैंसी वॉज कंडक्टेड इन। तुम्हें बस इतना बताना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना बताना है। हाँ, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? 1958, 1922, 1967, 1968। मेरे को पता नहीं पता है, मेरे को पता नहीं पता है, बट इतना याद रखना जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो कब हुआ था? 1967। तो कब हुआ था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट? 3 दिसंबर 1967। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमने शायद पढ़ा होगा। गैलीलियो जो थे एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, साइंटिस्ट थे। इनके बारे में सुना होगा। देखो पहले पता क्या मानते थे, पहले लोग ये मानते थे कि ये जो तुम्हारा सन है ये अर्थ के आगे पीछे घूम रहे हैं, पहले लोग ये मानते थे, ठीक है। बट इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किसने करवाया था कि ऐसा नहीं है, अर्थ जो है वो सन के आगे पीछे घूमता है, ना कि सन अर्थ के आगे पीछे घूमता है। तो पहले साइंटिस्ट वो कौन था, किसने बताया था? गैलीलियो ने। तो उन्हीं के बारे में बोल रहा है कि डेवलप द टेलीस्कोप। क्या टेलीस्कोप डेवलप गैलीलियो ने करा था? पहला। दूसरा, डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट्स ऑफ द यूपिटर। यूपिटर में 4 सैटेलाइट्स हैं, वो डिस्कवर किसने करी थी? क्या गैलीलियो ने करी थी? डिस्कवर्ड दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूसेस अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट। मतलब अगर पेंडुलम की बात करें तो वो हर एक टाइम पीरियड पे मतलब इक्वल तुम्हारी वो ऑसिलेशंस शो करता है, इक्वल मतलब इक्वल टाइम पीरियड पे। तो वो तीनों चीजें किसने बताई थी? गैलीलियो ने बताई थी। और चौथी चीज क्या, जो अर्थ तुम्हारा रिवॉल्व करता है सन के आगे पीछे, वो भी किसने बताया था? गैलीलियो ने। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु डेवलप्ड द टेलीस्कोप, ठीक है। 4 सैटेलाइट्स हैं जो यूपिटर के आगे पीछे हैं, वो भी किसने डिस्कवर करी? गैलीलियो ने। उसने क्या डिस्कवर करा कि जो मूवमेंट रहती है पेंडुलम की, तो एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद ऑसिलेशन जो रहती है हमेशा वो कैसी रहती है पेंडुलम की? रेगुलर इंटरवल के टाइम के रेगुलर इंटरवल पे। गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि ये देखो कॉपरनिशियन थ्योरी थी जिसको ये सपोर्ट करते थे कि दैट जो सन जो है ये सेंटर्ड है सोलर सिस्टम का, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे किसके आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं? सन के आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं। किसने कहा था? गैलीलियो ने। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना, इंपॉर्टेंट है। हैबिस कॉर्पस की बात कर रहा है, एक्ट ऑफ 1679। हैबिस कॉर्पस, तुमने रिट्स पढ़ी है? रिट्स आती कितनी? 5। हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चराई, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन और क्योवरेंटो। 4 तुम्हारी रिट्स आती है। दैट इज पहला कौन सा है? सॉरी, हैबिस कॉर्पस, मैंटमस, उसके बाद सर्चराई, उसके बाद क्योवरेंटो और उसके बाद तुम्हारा प्रोहिबिशन। ये 5 तुम्हारी रिट्स है। तुम्हारा काम है एक, तुमने ये 5 रिट्स जो है, एक तो बता दूंगा मैं हैबिस कॉर्पस आज, तुम्हें क्योवरेंटो, मैंडमस, सर्चराई और प्रोहिबिशन, इन चारों रिट्स के बारे में पता करके आना है कि ये रिट्स लगाई क्यों जाती है और किस क्या काम है इनका। पहले तो ये चीज समझना, अगर मैं बात करूं हैबिस कॉर्पस की, तो एक फंडामेंटल राइट है तुम्हारा, एक रिट है, आर्टिकल 32 इसके अंडर आता है, आर्टिकल 32 के अंडर आती है। और इसका इतना समझना, ये एक रिट है, ये तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है क्या? देखो, अगर तुम्हें डिटेन कर दिया जाता है अनलॉफुल वे में, डिटेन मतलब इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है तुम्हें, या तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है कि बिना किसी सबूत के जो भी है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम हैबिस कॉर्पस रिट जो है फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट, ताकि तुम्हें क्या मिल सके? न्याय मिल सके। तो एक चीज याद रखना, अगर तुम हैबिस कॉर्पस क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो, मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है, तुम फाइल करते हो कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें मतलब अनलॉफुल मीन से तुम्हें इम्प्रिजनमेंट दी गई है, तो तुम्हें क्या करना है? हैबिस कॉर्पस जो है फाइल करना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। देखो अगर अब बात कर रहा हूँ तुम अगर तुम हैबिस कॉर्पस फाइल करते हो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किस किस मतलब किस आर्टिकल के अंडर आती है? तो वो आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। बट तुम यही हैबिस कॉर्पस जो है अगर वो फाइल करते हो हाई कोर्ट में, तो वो किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 226। ठीक है, समझना मैंने क्या बोला। हाइबिस कॉर्पस जो है एक तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें अनलॉफुल मीन से इम्प्रिजनमेंट दे देता है कोई, तुम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। तुम सुप्रीम कोर्ट में
क्या कर सकते हो, हाइबस कॉर्पस जो है रिट जो है वो फाइल कर सकते हो, और वो किस आर्टिकल के अंडर आती है? बट अगर तुम हाई कोर्ट में वो अपना हाइबस कॉर्पस फाइल करते हो तो वो किसके अंडर आती है? ठीक है। अब ये यहाँ पे ये पूछ रहा है जो हाइबस कॉर्पस जो है एक्ट ऑफ 1679 वो क्या क्या चीजों की बात करता है? पहला, प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू प्रिजनर टू ऑब्टेन ईदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल। मतलब हाइबस कॉर्पस के अंदर जो तुमने फाइल करा, देखो यहाँ तो तुम्हें बेल मिलेगी, यहाँ तो जो तुम्हारी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फास्ट करा जाए, जो भी तुम्हें सुनवाई तुम्हारी होनी है उस चीज को यहाँ फास्ट करा जाए या तुम्हें बेल दे दी जाए। क्या ये इस हाइबस कॉर्पस के अंदर डील करता है? ये चीज होती है। दूसरी, states that no one was to be imprisoned without a writ or a warrant। देखो बिना वारंट के बिना रिट के कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये किसमें कहा जाता है कि हाइबस कॉर्पस में ये चीज है। तीसरी चीज वो ये बोल रहा है कि सेफ गार्डेड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पीपल अगेंस्ट आर्बिटरी इम्प्रिजनमेंट। आर्बिटरी इम्प्रिजनमेंट का ये समझ लो अनलॉफुल, ठीक है, बेवजह, बेवजह अगर तुम्हें कोई जेल में डाल दे, ठीक है, तो उस चीज को भी, वो जो तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी है, जो तुम्हारी एक पर्सनल फ्रीडम है कि कोई तुम्हें बेवजह जेल में नहीं डाल सकता, ठीक है, बेवजह तुम पे कोई केस नहीं कर सकता। अगर तुम बोलो कि देखो कई बार होता है ना ऐसे केसेस तुम्हें बड़े सारे देखेंगे, एग्जाम्पल की बेस पे अगर दूं, एक एग्जाम्पल दूं, समझ लो तुम दोनों की शक्ल एक जैसी मिलती है, कत्ल इसने किया बस शायद आपको जेल में डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, हाइबस कॉर्पस जो है रिट जो है ये फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। हाई कोर्ट में करेंगे आर्टिकल 226 के अंडर और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मेंशन है किसमें, हाइबस कॉर्पस में। तो सारी की सारी चीजें जो है यही बोल रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं कि हाइबस कॉर्पस एक्ट जो है 1679 का ये क्या प्रोवाइड करता है, या तो स्पीडी ट्रायल तुम्हें मिले ये भी प्रोवाइड करेगा, अगर तुम्हें बिना वारंट या बिना उसके अरेस्ट कर दिया जाता है तब भी तुम इसको हाइबस कॉर्पस को फाइल कर सकते हो, और तुम्हारी ये लिबर्टी को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राई करना, पढ़ लेना, ये फाइल में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये समझना, कहता है एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स पर्सन टू इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, बोला जाता है ना सन बात लो, है ना, सन के नीचे बैठा करो, ठीक है, सनलाइट लिया करो। रीजन क्या है, रीजन क्या है, तुम्हें इतना पता है ना, विटामिन डी, विटामिन डी जो है वो क्या होता है, देखो एक चीज हो जाता हूँ, तुम्हें ये कहा जाता है कि अगर तुम सनलाइट के नीचे जाते हो तो तुम्हें विटामिन डी मिलता है ना। विटामिन डी एक तुम्हारा तुम ये समझ लो कि विटामिन है जो तुम्हें हेल्प करता है ऐसे खुश रखने में, ठीक है, तुम अच्छा फील करते हो विटामिन डी अगर तुम लेते हो, ठीक है। ये कहा जाता है कि सनलाइट के नीचे जाने से या सनलाइट लेने से विटामिन डी हमें मिलता है, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर विटामिन डी पहले से ही है, बस वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो सनलाइट में एक्सपोजर, सनलाइट के एक्सपोजर से एक पर्सन जो है उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है। क्यों होती है, क्योंकि पावर बढ़ जाती है? नहीं। अच्छा, जो अल्ट्रावायलेट रे रहती है, इंफ्रारेड रेज रहती है, तो वो जर्म्स मार देती है? नहीं। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो जो स्किन के ऊपर ऑयल तुम्हारे प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट करती है, विटामिन डी में। और जो एक तुम विटामिन समझ लो जो हमें खुश रखने में हेल्प करता है, मतलब हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन टू इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज अल्ट्रावायलेट रे कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना, थोड़े इकोनॉमिक टर्म्स में है, इकोनॉमिक टर्म्स में है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। जब चीजों का ना पता हो ना, ट्राई करना कि एलिमिनेट करना सीखे। क्या कह रहा है कि गारंटी टू एन एक्सपोर्टर that the importer of his goods will pay immediately for the goods ordered by him। सुनना क्या बोल रहा है, एक गारंटी, तुम्हें एक चीज, एक बंदा होता है, एक एक्सपोर्ट कर रहा होता है, एक इंपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, कंट्रीज की एग्जांपल नहीं लेते, छोटी सी एग्जांपल, एक दुकानदार है और एक रिटेलर है। जो सामान देगा वो एक्सपोर्ट कर रहा है और जो लेगा वो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। एक गारंटी होती है, इकोनॉमिक टर्म्स की बात करो, एक गारंटी होती है कि देखो ऐसा तो ऐसा होता है ना कि अगर तुमने अपनी दुकान में सामान डलवाया तो तुम उसे पैसे दोगे, दोगे ना, एक श्योरिटी है ना इस चीज की कि दोगे ही दोगे। तो वही गारंटी जो है एक एक्सपोर्टर जब अपना सामान बेचता है और जो इंपोर्टर जो है वो पे कर देगा उसे इमीडिएटली जो गुड्स उसने ऑर्डर करे, उस गारंटी को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन।
नहीं। इन्फ्लेशन तो क्या होती है? महंगाई। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं है, दो एलिमिनेशन तुमने निकाल दिए, एक ये बचा, एक ये बचा। बात करते हैं लेजिस फेयर की, बात करते हैं इसकी लेजिस फेयर की। लेजिस फेयर समझना होता क्या है? ये क्या है? पहले एक क्वेश्चन बता क्या है कि गारंटी प्रोवाइड करता है बंदा कि अगर मैंने तेरे से सामान लिया तो मैं तेरे को उसी वक्त पे भी कर दूंगा। ये गारंटी क्या होती है? इसको अलग पहले छोड़ो, पहले बात करो लेजिस फेयर की। लेजिस फेयर क्या है? इतना समझ लो कि ये समझ लो हमारी क्लास है ना, इस क्लास में तुम सारे अपना अपना बिजनेस कर रहे हो और मैं गवर्नमेंट हूँ। तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, तुम सामान 10 में बेच रहे हो, तुम 20 में बेच रहे हो, तुम 30 में बेच रहे हो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। मतलब ऐसा मीन्स जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, बात खत्म। लेजर्स फेयर, तुम अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चला सकते हो। तुम चाहे प्राइसेस बढ़ाओ, तुम चाहे प्राइसेस कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे तुम मेरे को बताओ, हाईवे की बात करते हैं, ठीक है, तो समझाता हूँ। लेजिस फेयर तुम्हें एग्जांपल दिखती है कहाँ पे? हाईवेज पे दुकानें देखी कभी तुमने? तुम चाहे कुछ भी कर लो, पैकेट्स पे ना लिखा 20 ही होगा, उसने काट कूट के उसको उस पर 50 लिखा होगा। हाई 50 का लेना नहीं रहने, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अपने हिसाब से, बट ऐसा नहीं है वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, और ये तुम्हें पता है ये सब चीजें करना एक अनफेयर मीन है। और तुम क्या होता है? हाँ, केस होता है, वो होता है। और सुनो, अब दो चीजें समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। पहली चीज, अगर तुम कोई भी चीज बाय करते हो, उस पर एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, एमआरपी उस पर लिखा होता है कि जो उसका प्राइस है वो यही है, इससे अगर ज्यादा कोई तुम इससे चार्ज करता है तो उस पर केस लगता है। ठीक है, उसको लग छोड़ो। मैं कह रहा हूँ कुछ जगहों पे ना स्टिल इंडिया में ऐसा चीजें होती है, और तुमने बाय नहीं करा होगा कहीं भी हाईवे से या कुछ ऐसा, जाओ, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि हाइट पे चला जाता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। बट अनफेयर मीन से कई लोग ये भी करते हैं, अनफेयर मीन से चीजों का प्राइस हटा देते हैं, जितना उसका प्राइस होता है उतना नहीं रखते, उससे बढ़ा के बेचते हैं। कहाँ पे? वो नहीं, वो अलग चीज है। बट एक चीज सुनना, अब ये चीज अलग आती है, देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, ठीक है, और लोग अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा के कम करके जो उनको सही लग रहा है वैसे वो चीजें बेच रहे हैं, वो चीज आती है लेजिस फेयर। अब ये चीज है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इस चीज के अंडर आती है, ये गारंटी है कि जो तुमने प्रोडक्ट खरीदा, एक्सपोर्टर से जो तुमने प्रोडक्ट खरीदा, तुम उसको पे भी करोगे, तो ये गारंटी कौन प्रोवाइड करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यही बोल रहे हैं, गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इंपोर्टर ऑफ हिज गुड्स, उसको पे करेगा जो भी उसने सामान ऑर्डर करे, किसके अंडर आता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। उस चीज को लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है जो गारंटी उसने प्रोवाइड करी। इस क्वेश्चन का आंसर देना, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन, ये फर्स्ट अफगान वॉर भी थी या फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी तुम बोलो, एंग्लो अफगान वॉर भी तुम बोलो, ये कब हुई थी? 1839, 1848, 1843, 1833। यहाँ पे ना थोड़ी सी डेट जो है मेंशन थोड़ी सी अलग करी गई है, तो मैं समझाता हूँ। ये जो वॉर हुई थी ना, ये हुई थी 1 अक्टूबर 1838 से और अक्टूबर 1842 के बीच में स्टार्ट हुई थी। कब ये? अक्टूबर 1838। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो सूटेबल यहाँ पे कौन सा है? 1839, क्योंकि अक्टूबर की बात कर रहा है, तो लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं। 1839 में ये वॉर जो थी वो स्टार्ट हुई थी। क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट अफगान वॉर बोलो या फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर बोलो, जो ब्रिटिशर्स और अफगान के बीच में हुई थी, तो वो कब हुई थी? 1839 में। यहाँ के हिसाब से ये सूटेबल था। कब से कब तक थी? 1839 टू 1842, वो तुम्हें बता दिए। 1838 से अक्टूबर से और 1842 अक्टूबर तक थी। अब उसने 1839 क्यों लिखा हुआ है? वो क्योंकि अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो लास्ट के दो कुछ मंथ से। अच्छा, ये पहले बताऊं गल्फ क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं। आइलैंड नहीं, बस मतलब अगर लैंड ऐसी शेप बनाए और तीनों साइड पानी हो तो पेनिनसुला, और अगर तुम्हारी सी ऐसी शेप बना दे और वो एक तुम्हारा लैंड जो है इतना सा वो क्या कर दे,
कट ऑफ कर दे या तुम इतना समझ दो, उसको तुम गल्फ बोल देते हो। ठीक है, एक एम्बेडेड सा एरिया जो ओशन ने क्रिएट किया हुआ है लैंड के अंदर, ठीक है, ओशन ने क्रिएट करा है, उसको तुम गल्फ बोल रहे हो। तो मेरा गल्फ कंट्रीज है, तो जितनी भी अरब कंट्रीज तुम्हारी है वो गल्फ कंट्रीज उनको कहा जाता है। अब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है वो ओरिजिनली किसने फॉर्म करी थी? ये एक सेकंड, ये कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी तुम्हारी 1981 में। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए पहले कि गल्फ कॉर्पोरेशन जो फॉर्म हुई थी कब हुई थी? 1981। मतलब मैं बात कर रहा हूँ गल्फ कंट्रीज की, मैं बात कर रहा हूँ गल्फ कंट्रीज की, जितनी भी तुम्हारी अरब कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो गल्फ की साइड में, इस साइड जो बिलोंग करते हैं सारी की सारी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज उनको तुम बोलते हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल किस लिए बनाई गई होगी? ताकि पर्टिकुलरली जो उस गल्फ कंट्रीज, वो पर्टिकुलर जो गल्फ कंट्रीज है उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करा जा सके। तुम्हें पता है वहां पे जो गल्फ कंट्रीज है एक ही रिलीजन को फॉलो करती है, दैट इज इस्लाम को। तो उनमें कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होंगे, ज्योग्राफिकल चीजें मैच करती होंगी, और अपनी उस एरिया को प्रमोट करें और चीजें मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरी उस जगह की हो, इसलिए ये कॉर्पोरेशन उन्होंने बनाई थी, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। और किस किसने बनाई थी ये? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ये कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने क्या करी थी? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो फॉर्म करी थी कब? 1981 में। अच्छा, तो क्या बोल रहे? यही बोल रहे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल वाज क्रिएटेड ऑन May 25, 1981। और पर्शियन गल्फ स्टेट्स, बहरीन, ये सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज हैं तुम्हारी इसमें शामिल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन, पहली चाइना वॉर जो थी वो किसके बीच लड़ी गई थी? चाइना और इजिप्ट के बीच में। तो दूर दूर तक मेरे को लगता कोई इनका लिंक है। चाइना और ग्रीक के बीच में दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। चाइना और, तुम्हें इतना पता, ब्रिटिशर्स ही यहाँ तक पहुंचे थे, तो उन्होंने चाइना पे भी कब्जा करने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब हुआ पता क्यों इनमें वॉर हुई क्यों थी? उसके पीछे भी एक रीजन है। तो पता ओपियम का ट्रेड होता था, अफीम का ट्रेड होता था। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें पता कि वहाँ जो चाइना में ना वो भी चाहते थे कि कुछ रूट्स जो हैं उनको प्रोवाइड करा जाए ताकि वहाँ पे भी वो ट्रेड ये कर सके, बट चाइना ने मना कर दिया, प्रोवाइड नहीं करे। तो इसी वजह से हुआ क्या था, चाइना और ब्रिटेन की वॉर हुई थी। पढ़ लेते इसके बारे में थोड़ा सा, थोड़ा ही है, पढ़ लेना। कहता है फर्स्ट चाइना वॉर आल्सो नोन एज फर्स्ट ओपियम वॉर, ओपियम वॉर भी इसे कहा जाता है, जो किसके बीच हुई थी? चाइना और ब्रिटेन के बीच में। अब इसको पहली एंग्लो चाइनीज वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये कंफ्लिक्ट था किसके बीच में? चाइना और ब्रिटेन के बीच में। कब हुई थी? 1839 टू 1842। क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जो थी वो ओपियम ट्रेड को क्या कर रही थी? सप्रेस कर रही थी, होना नहीं देना चाहती थी। बट ब्रिटिश डोमिनेट कर रहे थे और इलीगली इंपोर्ट कर रहे थे ओपियम। कहाँ पे? चाइना में, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन थी थोड़ी बहुत, वहां पे वो इंपोर्ट करना चाहते थे ओपियम। एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, ये अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, अफगान्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ये चाइना, हाँ, पीरियड में दो वॉर्स हुई थी ब्रिटेन, मतलब वॉर्स देखना, 39 में भी हुई थी ना वो 1838 टू 1842 है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, इंडिया इतना सा थोड़ी है, नहीं वही कह रहा हूं, मतलब डिफरेंट। हाँ हाँ, एक टाइम में पीरियड में हुई है। अच्छा, अभी ये इसी के रिस्पॉन्स में चाइना ने क्या करा? ओपियम ट्रेड को मतलब नहीं करने दिया, और इसी वजह से चाइना को मतलब फोर्स वही अपने, फिर मतलब कि जब हुई ना वॉर, ब्रिटेन जीता, फिर चाइना को उन्होंने फोर्स करा कि तुम क्या करो? अफीम का ट्रेड करो, ओपियम का ट्रेड करो। और कुछ 5 पोर्ट्स जो थे उन्होंने अपने फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन करवा दिए थे। बाकी सारा पढ़ लेना इसके लिए, ये सारा पढ़ लेना। और जब ये फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा था चाइना पे, और जो किंग डायनेस्टी थी उस टाइम पे उसकी अथॉरिटी भी क्या हुई थी? कम हुई थी। और वेस्टर्न पावर्स जो थी वो भी उनकी जो पावर थी वो भी क्या हुई थी? इमर्ज हुई थी। डंपिंग, डंपिंग ये भी एक टर्म तुम्हारी इकोनॉमिक टर्म है। डंपिंग एक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, थोड़े से इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन आज है। डंपिंग वो बोल रहा है, डंपिंग जो टर्म है ये किस चीज के रिलेटेड है? कि सेलिंग ऑफ गुड्स abroad at a price well below the production cost at the home market price। ठीक है, the process by which the supply of manufactured product remains low in the domestic market, या prohibited by regulations of GATT। GATT की फुल फॉर्म देखना, GATT की फुल फॉर्म देखना, all of the above। डंपिंग जो प्रोसेस है ये क्या है क्या? GATT की फुल फॉर्म देखना एक सेकंड।
जनरल agreement on एग्रीमेंट tariffs ऑन tariffs TRAFFIS ट्रैफिस and एंड ट्रैफिक होगा यार TARI ट्रैफिक नहीं है टी TR स्पेलिंग सही बोला करो TAR एक सेकंड एक बच्चा बोला TARIFF एंड ट्रेड टैरिफ्स की बात कर रहे हैं तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता मैंने लगा लिया हिसाब अब बात सुनो डंपिंग ये जो डंपिंग टर्म है ये किस चीज की रिलेटेड है डंपिंग डंप समझ आता है मतलब फेंक देना डंप कर देना मतलब तुम्हारी वैल्यू जब जीरो हो जाती है जो तुम्हारे साथ होता है जब तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाती है तुम्हें कर दिया जाता है डंप इतना समझना कि जब तुम गुड्स को क्या कर रहे हो अब्रॉड ले जाके या बाहर ले जाके क्या कर रहे हो इस ऐसे प्राइस पे बेच रहे हो जो उनके मैन्युफैक्चरिंग से भी कम हो उसी चीज को क्या बोला जाता है डंपिंग बोला जाता है कि मतलब जो एक उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लगी वो भी कवर ना हो और तुम बाहर जाके बेच रहे हो बिल्कुल एक लोअर प्राइस पे तुम्हारी कोई वैल्यू ना रहे इस टर्म को क्या कहा जाता है डंपिंग कहा जाता है तो क्या बोल रहा है डंपिंग इज अ टर्म दैट इज यूज्ड इन फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज करी जाती है इसलिए सॉरी as well as in international trade in the context of buying and selling securities dumping refer to the practice of selling large block of securities more specifically when dumping securities seller primarily interested in getting rid of the मतलब वही जब उसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हो एंड वो चीज से रिड पाना चाहता हो तो वो क्या करता है स्टॉक को बड़ी सस्ते में भी बेच देता है कि एटलीस्ट जितनी कॉस्ट थी वो भी कवर नहीं होती फिर भी उसको भी और भी सस्ते में बेचेगा ताकि वो स्टॉक तो जाए अब जैसे 31st आया था ठीक है तो मतलब वो जो तुम्हारे लेकर जितने भी ये रहते ठेके जो तुम्हारे जितने भी रहते होता क्या है इनका टेंडर होता है इनका एक साल का तो ये क्या करते हैं फॉर्म भरते हैं ना टेंडर आप मिलता है इनको अब लास्ट में इनके पास स्टॉक बचा होता है ठीक है और ये इसको बस क्लियर करना चाहते हैं तो शायद उसको ये सस्ते में बेचते हैं उन कॉस्ट भी कवर नहीं होती फिर भी बेच देते हैं ठीक है ऐसा होता है ठीक है एक सेकेंड क्या करें देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि रिसेंटली व्हेन विल द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे पेन चलेगा नहीं ऐसे पढ़ लो क्या बोल रहे हैं रिसेंटली व्हेन विल द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग 2024 प्रोग्राम वी लॉन्च्ड बाय इसरो की फुल फॉर्म बताओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये कब होगा अप्रैल टू मई Recently, when and how long will the Indian Air Force Gagan Shakti 2024 exercise be conducted? कब से कब तक होगी? From 1st to 10 April. अच्छा, who recently hosted the 6th शस्त्र Rapid Fired Rated Chess Tournament? किसने करी थी? IIT मद्रास. तो ये वाला बताओ. Who has recently become the biggest attractor of foreign funds in Asia? इंडिया अच्छा उसके बाद ये पढ़ लेना सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है अच्छा ये इन विच कंट्री इज द बाल्टीमोर ब्रिज विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली और वो किस कंट्री में था डी यूएसए एक ये मेजर एक्सीडेंट हुआ है कहाँ पे अमेरिका में एक here is a big ship from the Singapore एक बड़ी सी शिप थी जो कोलाइड होगी किसके साथ इस ब्रिज के साथ सर फिर ये सामान पानी में गिर गया हाँ कौन सा वाला एक था यहाँ पे था क्वेश्चन अच्छा
वेयर हैज अडानीज मेगा कॉपर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशंस रिसेंटली, कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। ये तो अभी तुमने रिसेंट न्यूज में भी सुना होगा कि उसने अभी सेटअप करे कहाँ पे प्लांट्स, अपने कॉपर प्लांट सेटअप करे कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में करेगा, इनको बोलो सर गुजरात से बाहर निकले। निकल जाएगा। ठीक है, इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए। ट्राई करा करो, घर जाके पढ़ लिया करो।